स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक को देखा जाएगा जिसका नाम है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं और संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इन चीज़ों को इसके अंतर्गत देखा जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं संसाधन क्या होता है। अब तक सामान्य अर्थों में यह समझा जाता रहा है कि संसाधन सोना, चांदी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि होते हैं। निश्चित रूप से ये संसाधन के अंग हैं, किंतु संसाधन के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं, तत्व या पदार्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं, जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मनुष्य के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, मनुष्य की समस्याओं के निवारण में सहयोग मिलता है। ये सारी चीजें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्रोत के रूप में कार्य करती हैं, वे सभी घटक, तत्व या पदार्थ संसाधन के अंतर्गत या संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि या कुछ विद्वानों के अनुसार कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं होता है जब तक उसमें व्यक्ति का ज्ञान शामिल न हो, व्यक्ति की बुद्धि शामिल न हो, अर्थात व्यक्ति का ज्ञान और व्यक्ति के विचार सबसे बड़े संसाधन हैं। क्योंकि किस संसाधन की क्या उपयोगिता है, किस संसाधन का क्या मूल्य है, यह मनुष्य के ज्ञान और मनुष्य की बुद्धि के द्वारा ही पता चल पाता है। तो वर्तमान में ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। इसे एक अन्य उदाहरण के जरिए आप देखें। एक समय ऐसा था जब मनुष्य जंगलों में रहता था, कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, जंगली पत्तियों या जंगली खाद्य को खा करके अपना जीवन यापन करता था। उस दौर में भी संसाधन हुआ करते थे। उस दौर में भी कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ अवश्य रहे होंगे, विविध प्रकार के संसाधन अवश्य ही रहे होंगे, किंतु मनुष्य के पास ज्ञान नहीं था, मनुष्य के पास बुद्धि नहीं थी। इसलिए वे संसाधन होते हुए भी संसाधन के अंतर्गत नहीं माने गए या नहीं सम्मिलित किए गए। तो जब मनुष्य ज्ञानवान हुआ, क्रमशः जब मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती गई, उसने यह समझना प्रारंभ किया कि उसके लिए कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ कितना उपयोगी है। तो आइए क्रमशः देखते हैं। यहाँ अवधारणा के रूप में बताया गया, थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसके पहले किया गया कि मानवीय उद्देश्यों या आवश्यकताओं व समस्याओं के निवारण में सहयोगी जो भी तत्व, घटक या पदार्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। आगे देखें, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में यह कोटेशन आया हुआ है। जिम्मरमैन और मिशेल के अनुसार मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं है जब तक कि उसमें मनुष्य की बुद्धि का संयोग न हुआ हो। अर्थात कोई संसाधन किस सीमा तक कितना मूल्यवान हो सकता है, कितना उपयोगी हो सकता है, यह बताना बौद्धिक कौशल के ऊपर निर्भर करता है। तो मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, इसे याद रखने की जरूरत है जिम्मरमैन और मिशेल के अनुसार। एक उदाहरण के जरिए समझें। कोई भी लौहपिंड है, उस लौहपिंड को किस रूप में, किस प्रयोजन में लाना है, किस अनुरूप लाना है, यूं ही किसी लौहपिंड को रख दिया जाए तो उसकी कीमत और उस लौहपिंड का परिमार्जन कर दिया जाए, उसके विविध सामान बना दिए जाएं उसी पिंड के, तो निश्चित रूप से उस पिंड का, उस लौह पिंड का मूल्य संवर्धित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार मनुष्य का ज्ञान उसमें निविष्ट हुआ, अर्थात मनुष्य का ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। आगे देखें, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यह किसी विद्वान का कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य की बुद्धि का संयोग जब होता है, मनुष्य का ज्ञान जब
किसी वस्तु तत्व या पदार्थ के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होता है तभी वह वस्तु तत्व या पदार्थ संसाधन के रूप में परिणत होता है। तो यहाँ यह बात सही प्रतीत होती है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं इनके वर्गीकरण को। संसाधनों को कुछ खंडों में डिवाइड किया गया, कुछ प्रकारों में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पर देखें, मूल रूप से दो प्रकार यहाँ पर देखना है। पहला है नव्यकरणीयता के आधार पर और दूसरा यहाँ पर है प्राप्यता एवं वितरण के आधार पर। तो पहला आप देखें, नव्यकरणीयता के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं। इसमें दो पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट देखें, देर तक प्रयोजनीय अर्थात सस्टेनेबल, परिवर्धनीय अर्थात इंक्रीजेबल और गुणों में वृद्धि किए जा सकने योग्य संसाधन। अर्थात ऐसे संसाधन जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, उनके गुणों में वृद्धि की जा सकती है, उनका संवर्धन किया जा सकता है, परिवर्धन किया जा सकता है, रूप स्वरूप को सुधारा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ऐसे संसाधन प्रयोजनीय, परिवर्धनीय और गुण वृद्धि योग्य माने जाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी, जंगल, जीव जंतु आदि इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये हो गया देर तक प्रयोजनीय, परिवर्धनीय और गुण वृद्धि योग्य संसाधन। दूसरा देखें, अपरिवर्धनीय तथा उपभोग द्वारा ह्रासमान संसाधन, नॉन इंक्रीजेबल, नॉन इम्प्रूवेबल एंड डिप्लेटेबल विद यूज रिसोर्सेज। मतलब ऐसे संसाधन जिसको परिवर्धित नहीं किया जा सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उपभोग द्वारा समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो उन संसाधनों को देखिए, इनके तीन पार्ट बताए गए, इसके तीन सेक्शन बनाए गए। पहला है संचित संसाधन। ऐसे संसाधन को फंड रिसोर्सेज कहा जाता है। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें संचित संसाधन या फंड रिसोर्स के अंतर्गत जाना जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस इत्यादि। तो ये इसके अंतर्गत हो गया संचित संसाधन। दूसरा, पुनर्प्रयोग हेतु सीमित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका दोबारा प्रयोग सीमित अनुपात का है, सीमित रूप वाला है, ऐसे संसाधन को सीमित अनुपात वाला संसाधन कहते हैं। जैसे गंधक, फास्फेट, टिन, पोटाश आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। तो पुनर्प्रयोग हेतु सीमित रिकवरी अनुपात वाले संसाधन अर्थात पुनः प्रयोग के योग्य ये संसाधन जो गिनाए गए ये इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा है अपेक्षाकृत अधिक पुनर्प्रयोग वाले संसाधन, रिकवरी अनुपात अधिक जिनका होता है वे संसाधन इसमें शामिल होते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उनका रिकवरी अनुपात अधिक होता है। इसके अंतर्गत आते हैं लोहा, सोना, चांदी, टिन, तांबा इत्यादि इस प्रकार के रिसोर्स में आते हैं। इसके बाद देखें, यहाँ ए, बी दो देखा गया, बी के अंतर्गत तीन पार्ट देखा गया। अब सी को देखें, अपरिवर्धनीय व अक्षय सतत सनातन संसाधन। अर्थात ऐसे संसाधन जिनको परिवर्धित नहीं किया जा सकता, जिनका क्षरण नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसे संसाधन लंबे समय तक या बहुत समय तक चलने वाले होते हैं। इनमें देखिए इसके दो हिस्से किए गए, दो पार्ट किए गए। पहला है ऐसे सनातन तत्व या पदार्थ जिन्हें मनुष्य किसी भी रूप में प्रभावित या नष्ट नहीं कर सकता, अर्थात मनुष्य की क्षमता से परे इस प्रकार के सनातन संसाधन इस श्रेणी में आते हैं जिन्हें मनुष्य प्रभावित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा को मानव प्रभावित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। महासागरों को मनुष्य प्रभावित तो कर सकता है आंशिक रूप में, कुछ तटों को, कुछ किनारों को, जैसा कि कुछ पुस्तकों में पढ़ा गया होगा, देखा गया होगा। तो महासागरों के थोड़े से हिस्से को प्रभावित कर सकता है, लेकिन संपूर्ण महासागर को व्यापक पैमाने पर मनुष्य प्रभावित नहीं कर सकता। जलवायु आदि, यद्यपि यह उदाहरण के अंतर्गत है, किंतु सौर ऊर्जा को छोड़ करके ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि महासागर कुछ मायनों में प्रभावित हुए हैं और ग्लोबली जलवायु जो है वह भी आंशिक या कुछ बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। जैसे धरातली ऊष्मन या ग्लोबल ऊष्मन जैसे उदाहरण आपके समक्ष आए होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियों में उदाहरण
ये परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, किंतु यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अभी इस तरह के प्रभाव बहुत व्यापक प्रतीत नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, ऐसे सनातन तत्व या पदार्थ जिन्हें मनुष्य नष्ट कर सकता है या हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे सनातन तत्व या पदार्थ कौन कौन से हैं जिसको मनुष्य प्रभावित कर सकता है? स्थानीय जलवायु, लोकल स्तर की जो जलवायु है उसे मनुष्य प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली का उदाहरण, कानपुर का उदाहरण सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसा कि सर्वेक्षणों में बार बार आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का पूरे भारत में सबसे खराब है, कानपुर का बहुत खराब है। तो ये इस बात का उदाहरण है कि मनुष्य लोकल स्तर पर जलवायु को, क्लाइमेट को, मौसम को प्रभावित कर सकता है, भूदृश्यों को प्रभावित कर सकता है, भूदृश्यों में परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए पर्वतों के बीच रास्ता बनाना, सुरंगें बनाना, पर्वतों के कुछ हिस्सों को डायनामाइट से उड़ाना, अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों हेतु या संसाधनों की प्राप्ति हेतु। तो यह यहाँ सिद्ध करता है कि मनुष्य लोकल स्तर पर कुछ तत्वों या पदार्थों को, कुछ घटकों को प्रभावित कर सकता है, उनमें परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पर आपने ये देखा। इसके बाद दूसरा देखिए, प्राप्यता एवं वितरण के आधार पर संसाधन। इसका वर्गीकरण जिम्मरमैन ने किया है। जिम्मरमैन संसाधनों के वर्गीकरण, संसाधनों के नियमन और सिद्धांत प्रतिपादन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने इसकी 4 कैटेगरीज बनाई हैं। पहला है सर्वसुलभ संसाधन, यूबिक्विटीज। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, कॉमनलिटीज। इसके बाद तीसरा विरल संसाधन, रेयरिटीज। और चौथा इसके बाद है एकल संसाधन, यूनिक्विटीज। तो आइए देखते हैं कि करके। पहला देखिए, सर्वसुलभ संसाधन। ऐसे संसाधन जो पृथ्वी पर सर्वत्र सुलभ हैं, सर्वत्र मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन। जहाँ भी धरती पर जाएं आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। ऑक्सीजन एक निश्चित ऊंचाई तक सर्वत्र मौजूद है। तो ऐसे संसाधन सर्वसुलभ संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यूबिक्विटीज इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, सामान्य सुलभ संसाधन, कॉमनलिटीज। ऐसे संसाधन जो अधिकांश स्थानों पर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर तो नहीं, लेकिन धरातल के अधिकांश भूभाग पर इनका आच्छादन देखने को मिलता है, इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। तो ये हो गए मिट्टी, जल इत्यादि, इसी कोटि में आएंगे। इसके बाद तीसरा देखिए, विरल संसाधन। विरल संसाधन ऐसे संसाधन जो पृथ्वी पर कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा आदि। ये पूरी दुनिया में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत के कुछ भूभाग ऐसे संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। चौथा देखें, एकल संसाधन। ऐसा संसाधन जो पूरी दुनिया में एक आध स्थान पर, एक या दो स्थान पर पाया जाता है, ऐसे संसाधन को यूनिक्विटीज या एकल संसाधन कहते हैं। अर्थात यह इकलौते स्थान पर, एक ही स्थान पर पाया जाने वाला संसाधन है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण के रूप में क्रायोलाइट। क्रायोलाइट को अगर सूत्रबद्ध किया जाए तो ये है, ये Na3Al F6, ये इसका सूत्र है। और इसको कहते हैं सोडियम हेक्साफ्लोराइड। इसका वैज्ञानिक नामकरण किया गया है सोडियम हेक्साफ्लोराइड। ये इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जो है एल्यूमिनियम को गलाने में विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यह कीटनाशक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में क्रायोलाइट केवल ग्रीनलैंड में पाया जाता है। यह कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है? यह कभी कभी लाल रंग का होता है, कभी भूरे रंग का, कभी क्रिस्टल टाइप होता है। उदाहरण के लिए आप फिटकरी को समझ सकते हैं। फिटकरी से कुछ चमकीला और कुछ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। यह क्रायोलाइट कीटनाशक के रूप में और एल्यूमिनियम को गलाने के लिए काम में लाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने संसाधन क्या होता है इसे देखा। संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, जिम्मरमैन की मुख्य बात क्या है, जिम्मरमैन का वर्गीकरण क्या है, ये आपने देखा। इसके बाद संसाधन संरक्षण को अगले चैप्टर में देखा जाएगा। धन्यवाद।